हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल मंत्रा क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि नेक्स्ट क्लास से हम लोग हिस्ट्री का सिलेबस कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं। जो अपनी हिस्ट्री है, हिस्ट्री के अंदर है अपना इंडियन हिस्ट्री। ये जो इंडियन हिस्ट्री है 3 पार्ट्स में डिवाइड है। कौन कौन से? एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। दोस्तों, अगर हम बात करें अपने एग्ज़ाम पैटर्न की, तो जो अपना एग्ज़ाम है, चाहे आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपी ट्रिपल एससी या किसी भी एनी अदर कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों अगर आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा, जो क्वेश्चन पूछने का है, वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने के चांसेस होते हैं मेडिवल हिस्ट्री। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन तो मिनिमम मिलना ही मिलना है और 2 भी मिल सकते हैं। उसके बाद आपको देखने को मिलेंगे मॉडर्न हिस्ट्री से 1 से 2 क्वेश्चन। एंड दोस्तों, कभी कभार एक आधा क्वेश्चन जो है आपका एंशिएंट हिस्ट्री से पूछा जाता है। वो भी उसमें से मेन 3 से 4 पॉइंट्स होते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, वैदिक काल हो गया, हड़प्पा सभ्यता, मौर्य साम्राज्य और गुप्त काल। दोस्तों, एग्जाम के नज़रिए से देखें तो एंशिएंट हिस्ट्री बहुत कम इंपॉर्टेंट मानी जा सकती है, लेकिन पढ़ना तो हमें पूरा है, बिकॉज अपने को तो टॉप करना है। दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे अपनी दिख रहा होगा, हमने सबसे पहले जिस कॉन्सेप्ट को उठाया है वो है एडी एंड बीसी का कॉन्सेप्ट। बहुत सारे लोगों को तो पता होता है, बट बहुत सारे लोगों को एक कन्फ्यूज़न होता है, यार एडी कहाँ पे होता है, बीसी कहाँ पे होता है। चलिए मैं आपको पहले बता दूं एडी बीसी होता क्या है। जैसे आप प्राचीन भारत या मध्यकालीन भारत में कोई भी साल देखते हैं, आप मौर्य काल देख लीजिए, गुप्त काल, तो वहाँ पे आपको लिखा मिलेगा 298 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व या 250 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व। तो कहने का मतलब है, ये आप जैसे आपसे बोला गया कि 500 बीसी टू 100 बीसी, आप इसमें 400 साल पीछे की बात कर रहे हैं। लेकिन अब वही आप एडी में आएंगे तो इसमें अगर बोला गया 100 एडी टू 500 एडी, तो इसमें आप 100 साल 400 साल आगे की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि दरअसल हम लोगों ने बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट जो है उसको एक रेफरेंस मान के रखा हुआ है कि यहाँ से हम लोग ईयर्स की गिनती करते हैं कि अगर आपको आगे जाना है तो इसमें आप सीधा चलेंगे, मतलब ईयर्स पॉजिटिव चलते हैं। एंड अगर आप पीछे की बात करेंगे, इनके बीसी में जाएंगे, तो आपको उसमें उल्टे ईयर्स गिनने पड़ेंगे। यानी 100 ईयर्स जो है वो समय बाद में आता है एंड 200 ईयर्स जो होता है समय वो पहले आता है उससे। जैसे आज आप 20 साल के हैं, तो अगर हम बात करें 2000 में आप पैदा हुए थे एंड आज समय 2020 चल रहा है, तो अगर आपका टाइम पीरियड पूछा गया तो क्या बताया जाएगा? 2000 से 2020। तो ये आपका क्या हो जाएगा जाके? एडी। 2000 एडी से 2020 एडी। लेकिन यही आप अगर बीसी में बात करेंगे कि आप 2000 बीसी में पैदा हुए थे एंड 2020 में मरे, तो ये गलत होगा, क्योंकि इसमें टाइम उल्टा चलता है। तो आपको यहाँ बताना पड़ेगा आप 2020 बीसी में पैदा हुए थे एंड 2000 बीसी में उसके 20 साल बाद मरे। अरे मरिए वरिएगा नहीं यार, मैं केवल समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलिए बात कर लेते हैं हिस्ट्री के पार्ट्स की एंड उसमें कहाँ से कहाँ तक ईयर डिवाइडेशन जो है उनका, उसके बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें अपनी एंशिएंट हिस्ट्री, तो एंशिएंट हिस्ट्री अपनी कहाँ तक है? 712 एडी ईस्वी है, ये याद रखिएगा। तो आपको इसमें पढ़ना कहाँ से कहाँ तक है? वैसे अगर माने तो इसमें भी आपको कई सारे मतभेद पढ़ने को मिलेंगे, क्योंकि कुछ जो है बुक्स इसे मानती है 3 लाख ईसा पूर्व से एंड कुछ बुक्स में आपको लिखा मिलेगा 5 लाख ईसा पूर्व। तो उसकी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हमें पढ़ना है प्रागैतिहासिक काल से, एक ऐसा काल जिसके बारे में कोई लिखित विवरण ना मिलता हो। इसमें मैं टॉपिक क्या क्या कवर करने हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने लिख रखे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता है, मौर्य साम्राज्य और गुप्त काल। टॉपिक्स दोस्तों इसमें भी और कौन कौन से मैं आपको बता देता हूँ ओरली, और बाकी तो हम अपना जब पढ़ेंगे सिलेबस तो उसमें हम सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। इसमें आपको मिलेगा हड़प्पा सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता जो मानी जाती है। इसके साथ आपको वैदिक काल पढ़ने को मिलेगा। इसके साथ आपको 16 महाजनपद जो थे वो भी पढ़ने को मिलेंगे। उसके बाद लास्ट में जो होता है एक ट्रिपार्टाइल स्ट्रगल पढ़ने को मिलेगा, जिसमें आपको पाल, गुर्जर प्रतिहारा और राष्ट्रकूट पढ़ने को मिलेंगे। दोस्तों, ये टॉपिक जो मैंने बताया ट्रिपार्टी स्ट्रगल, ये आप कई बार देखते होंगे, आपको ये मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगा, बट हम लोग जो ये टॉपिक कवर करने वाले हैं वो एंशिएंट हिस्ट्री में कवर करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं कि मेडिवल हिस्ट्री में हमें क्या कवर करना है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, जो हमारी मेडिवल हिस्ट्री है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। कौन कौन से? एक है अर्ली मेडिवल यानी पूर्व मध्यकालीन, और दूसरा है मेडिवल यानी मध्यकालीन भारत। दरअसल होता यह है कि जो 712 ईस्वी से 1206 ईस्वी का टाइम पीरियड है, यहाँ पे कोई केंद्रीय सत्ता स्थापित नहीं हुई थी, क्योंकि यहाँ पर आप पढ़ेंगे अरब
से जो आक्रमण हुए हैं उनका मेन कॉन्सेप्ट यही होता था, मेन जो लक्ष्य यही था कि आओ भारत में लूटो, अपने धर्म का प्रचार करो और चले जाओ। लेकिन उसके बाद दोस्तों जो मध्यकालीन भारत है 1206 ईस्वी, जहाँ मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा गुलाम वंश की स्थापना करी गई, वहाँ से लेकर आप औरंगजेब की मृत्यु 1707 तक जो है मध्यकालीन भारत में पढ़ेंगे। एक तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं ये जो लगभग 1000 साल का टाइम पीरियड रहा है ना दोस्तों, यहाँ पर केवल और केवल मुस्लिमों ने राज किया है। ज़्यादातर जो शासक हुए मुस्लिम हुए, ऐसा नहीं कि हिंदू नहीं हुए हैं बट बहुत ही कम हुए हैं। और ज़्यादातर अपने देश की जो एक तरीके से बोल सकते हैं कमजोरी भी रही है कि जो भी आपने बाहर से रूरल आया है डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई है। एंड एकता तो हमारे यहाँ बिल्कुल आप हो ही कह सकते हैं, है ही नहीं। आप चाहे जितना पीछे चले जाएं, चाहे जितना आगे चले जाएं, जो हमारे देश का पतन हुआ है उसका एक कारण यही है कि एकता कभी नहीं रही दोस्तों। देख लेते हैं अब, चलिए बात जाते हैं अपने टॉपिक पे। हमें पढ़ना क्या क्या है। यहाँ पे आप पढ़ेंगे गुलाम वंश, मुगल साम्राज्य और मराठा। ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं दोस्तों। बीच में आप इसमें थोड़ा सा राजवंश, उसके जो छोटे छोटे आए हैं प्रांत, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अब आइए देख लेते हैं हमें मॉडर्न हिस्ट्री में क्या क्या कवर करना है। तो दोस्तों अगर हम बात करें मॉडर्न हिस्ट्री की, तो वो अपना टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक है, 1707 से 1964। तो यार ये 64 कहाँ से आ गया? दरअसल होता क्या है, 1964 में जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हुई थी। तो कुछ इतिहासकार उसे जो है मॉडर्न हिस्ट्री को टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक मानते हैं, 1707 से 1964 तक। लेकिन यहाँ पर भी कई मतभेद देखने को मिलते हैं। आइए देखते हैं क्या। दूसरा आपको देखने को क्या मिलेगा कि आप औरंगजेब की मृत्यु से लेकर 1947 यानी भारत की आज़ादी तक जो कवर करेंगे वो मॉडर्न हिस्ट्री में। लेकिन इसमें एक और मत मिलता है कि आप 1757 से 1947 तक का टाइम पीरियड भी पढ़ेंगे कुछ बुक्स में। वो क्यों? दरअसल 1757 में प्लासी का जो युद्ध हुआ था, जिसमें ब्रिटिशों ने पूरी तरीके से भारत पर आधिपत्य जमाने की कोशिश करी थी और वो काफ़ी हद तक सफल भी हुए थे। जो ये हुआ युद्ध किसके किसके बीच में था? ब्रिटिश और नवाबों के। तो दोस्तों कुछ इतिहासकार यहीं से मॉडर्न इंडिया का टाइम पीरियड मानते हैं। हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो हम लोग कवर करेंगे 1760 से 1964, क्योंकि दोस्तों हम नहीं चाहते कि आपके एग्जाम का एक भी टॉपिक छूटे जिससे आपको बाद में सोचना पड़े कि यार मैं गलत प्लेटफॉर्म पे आ गया। तो दोस्तों आप इस बारे में बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, आपको जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे कवर कराए जाएंगे। अब आइए देख लेते हैं हमें पढ़ना क्या क्या टॉपिक्स हैं इसमें इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आप यूरोपियों के आगमन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है 1857 का महाविद्रोह। इसके बाद आप भारत में जितने भी गवर्नर और गवर्नर जनरल हुए उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आते हैं अपने राष्ट्रीय आंदोलन जो हुए उन सब के बारे में पढ़े हैं, यहाँ से लेकर आप 1947 यानी भारत की आज़ादी तक। उसके बाद सेकंड जो आप कवर करेंगे भारत से आज़ादी तक लेकर के जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु तक, बीच में जो हुआ है सब आपको पढ़ाया जाएगा। इस चीज़ के बारे में आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए कि आपको कोई भी टॉपिक छोड़ा जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम जो अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है मेडिवल हिस्ट्री। तो दोस्तों जैसा कि मैंने भी आपको बताया था, जो अपनी मेडिवल हिस्ट्री है 2 पार्ट्स में डिवाइड है, अर्ली मेडिवल हिस्ट्री एंड मेडिवल हिस्ट्री। तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पहले अर्ली मेडिवल हिस्ट्री। दोस्तों अर्ली मेडिवल हिस्ट्री का टाइम पीरियड कितना है? 712 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक। दरअसल एक चीज़ और भी है कि जो ये अर्ली मेडिवल हिस्ट्री का टाइम पीरियड है, इसमें जैसा कि मैंने भी आपको बताया था कि मेन काम लोगों का यही था कि जो भी आता था भारत, जो भी अरबों ने आक्रमण किए कि आइए लूटिए यहाँ पे, अपने इस्लाम धर्म का प्रचार कीजिए और चले जाइए। लेकिन 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके द्वारा गुलाम वंश की स्थापना करी गई, जहाँ से दिल्ली में केंद्रीय सत्ता स्थापित हुई, जिसे हम दिल्ली सल्तनत भी कहते हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इस्लाम धर्म की, क्योंकि हमें मध्यकालीन भारत में इसी के बारे में ज़्यादातर पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस्लाम धर्म की स्थापना कहाँ से हुई, कहाँ से शब्द आया, किसने इंट्रोड्यूस किया। माना ऐसा जाता है कि जो प्रॉफेट मोहम्मद जिन्हें हम हजरत मोहम्मद, पैगम्बर मोहम्मद और मोहम्मद साहब कहते हैं, उन्होंने 610 ईस्वी में जब उन्हें मक्का के पास हीरा नामक स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, तब उन्होंने इसकी स्थापना करी थी इस्लाम धर्म की। इनका टाइम पीरियड कितना रहा है मोहम्मद साहब जी का? 570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, इनके पिताजी का नाम अब्दुल्ला था, और 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। दोस्तों बगल में मैंने 2 क्वेश्चंस लिख रखे हैं, अल्लाह और खुदा। दरअसल ये 2018 CHSL का क्वेश्चन है एंड ये 2019 का शायद CGL में क्वेश्चन आ चुका है। मुझे ईयर नहीं याद है बट CGL का क्वेश्चन ये आ चुका है 110%।
और ये वाला क्वेश्चन अप्रॉक्स CHSL में भी पूछा गया है, SI में भी आया हुआ था एंड 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा हुआ है इसको। ये जो अल्लाह ये अरबी भाषा का शब्द है और ये खुदा जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। ठीक, कई बार होता है कुछ लोग इसे उर्दू भाषा बोल देते हैं, तो वो वहाँ पे गलत हो जाता है। अब आइए देख लेते हैं होता क्या है। दरअसल 610 ईस्वी में 40 वर्ष की उम्र में जब इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है तो वहाँ से इस्लाम धर्म की स्थापना होती है। इसके बाद 636 ईस्वी में खलीफा शब्द इंट्रोड्यूस्ड हुआ। दोस्तों अब देख लेते हैं खलीफा शब्द का मतलब क्या होता है, कहाँ से क्या ये वर्ड आया एंड कौन कौन हुआ खलीफा। जी हाँ दोस्तों, ये जो खलीफा शब्द है ये 636 ईस्वी में संज्ञान में आया, यानी इंट्रोड्यूस्ड हुआ। अब ये वर्ड आया कहाँ से? दरअसल ये खलीफा शब्द जो है लिया गया है खालिस शब्द से, जिसका मतलब होता है शुद्ध, प्योर या पवित्र। होता क्या है, जब 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब जी की मृत्यु हो जाती है तो उनके उत्तराधिकारी को खलीफा कहते हैं। एक तरीके से आप इंग्लिश में बोल सकते हैं मैसेंजर ऑफ गॉड, जिसे आप देवदूत भी कहते हैं। तो जो सबसे पहले खलीफा हुए कौन हुए? अबू बकर। आपको पढ़ने को केवल 2 ही मिलेंगे, सबसे पहले खलीफा कौन हुए ये आ जाता है कभी कभी एग्जाम में, और ये चौथे खलीफा ये इंपॉर्टेंट है। ये आपके बीच के जो उमर और उस्मान है, ये खलीफा ये बहुत कमी आपको देखने को मिलेगा। अब आइए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्या है। दरअसल ये चौथे खलीफा जो होते हैं इनका नाम होता है अली, पूरा नाम होता है अली इब्न अबू तालिब। इन्होंने ईस्टर्न एरिया में हज्जाज था उसको गवर्नर अपॉइंट किया हुआ था। अब दरअसल होता ये है कि उस समय मेन लोग अरबों का मेन यही कॉन्सेप्ट होता था कि लूटो, अपने धर्म का प्रचार करो। 2 चीज़ों के कॉन्सेप्ट पे चलते थे। एक बार क्या होता है, ये आप जैसे देख रहे हैं श्रीलंका के पास का एक एरिया होता है दोस्तों, उसने इस एरिया में आक्रमण किया होता है और जीत जाता है हज्जाज ने। और वो क्या करता है, जब वहाँ से जब कोई भी राजा हारता है तो वो कुछ गिफ्ट भेजता है, कुछ धन दौलत। तो इसने क्या किया था, जो यहाँ का राजा था जब वो हारा था तो उसने कुछ लड़कियों को समुद्री मार्ग के द्वारा उपहार स्वरूप भेजा था। किसको? हज्जाज को। लेकिन होता क्या है दोस्तों, यहाँ पे कुछ समुद्री लुटेरों के द्वारा उसका जो सारा का सारा जो जहाज है वो लूट लिया जाता है। भाई साहब इससे तो हज्जाज भाई अपने बहुत गुस्सा हो जाते हैं एंड वो बहुत दिनों से इस भारत पे आक्रमण करना चाह रहे थे, भारत में अपने धर्म का प्रचार करना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें कोई रीज़न नहीं मिल रहा था। तो ये एक क्वेश्चन ये भी आता है, जो रीज़न था वो तात्कालिक रीज़न उसका यही था कि उनके जहाज़ों का चोरी होना। तो हज्जाज भाई अपना कार्यक्रम स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले अपने बेटे को भेजा आक्रमण करने के लिए, उसके बाद अपने एक और सेनापति को भेजा एंड उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने दामाद और कमांडर इन चीफ मोहम्मद बिन कासिम को भेजा। उसके बारे में हमें पढ़ते हैं। पहले एक चीज़ जान लेते हैं दोस्तों, तब सिंध में जो था दाहिर रूल कर रहा था और दाहिर जो था वो कट्टर हिंदूवादी प्रवृत्ति का था। ये बाकी जितने भी धर्म के लोग थे सबको बहुत प्रताड़ित करता था। तब भारत में बुद्धिज्म, जैनिज्म जो भी थे इन सबको प्रताड़ित करता था कि आप आइए हमारे धर्म को अपनाइए, जिसका आगे उसको बहुत ही बड़ा नुकसान उठाने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, होता ये है कि जब वह अपने कमांडर इन चीफ और दामाद मोहम्मद बिन कासिम को 712 ईस्वी में भेजा तो उसने दाहिर को हराया। उसके बाद उसके बाद वो दाहिर के बेटे जयसिंह को भी हराया और वहाँ पे अपनी सत्ता स्थापित करने की कोशिश करी। सिंध प्रांत में उसने वहाँ पे जजिया कर भी लगाया, नॉन मुस्लिम टैक्स। एक तरीके से जजिया कर आपको 2 चीज़ें इसमें पढ़ने को मिलती हैं कि कहीं कहीं पे लिखा मिलता है ये एक तरीके का प्रॉपर्टी टैक्स है और कहीं कहीं पे आपको लिखा मिलेगा ये एक तरीके का सिक्योरिटी टैक्स है। दरअसल होता क्या था, वो कहता था, उसके कहने का मतलब यही था कि आप हमें टैक्स दीजिए, हम आपके रिलीजन में, आपके धर्म में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उसके बाद क्या होता है, वो सोचता है कि यार अब तो सिंध में हमने कब्जा कर लिया, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए और वो कश्मीर की तरफ बढ़ता है। लेकिन कश्मीर का जो राजा था ललितादित्य, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था उस समय। तो क्या होता है, जो कश्मीर के राजा के द्वारा उसकी हार होती है और वहीं से वो वापस अपने देश को लौट जाता है। तो दोस्तों जो ये हमारा आज का टॉपिक है यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अगले जो हम टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे कि मोहम्मद गजनवी और उनके जो 17 हमले किए गए और मोहम्मद गौरी और उसके जो गुलाम वंश की स्थापना करी गई उसके गुलाम के द्वारा, वो सब हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।